हाँ तो स्टूडेंट्स अगेन गुड मॉर्निंग। और अब अपन स्टार्ट करते हैं जहाँ अपन ने लास्ट छोड़ा था। बेटा मैंने आपको परमाणु, अणु, यौगिक ये सब बता दिए थे। इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें मैंने आपको परमाणु का परमाणु भार, सापेक्षिक परमाणु भार इसकी बात की थी, परमाणु, परमाणु क्रमांक इसकी बात की थी, अणु, अणु भार कैसे निकालते हैं, इसके कुछ 2-3-4 मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे। तो पहले तो अपन उसको डिस्कस कर लेते हैं और फिर अपन धीरे धीरे आगे चलेंगे। पीछे वाले में कोई भी प्रॉब्लम है तो एक बार उसको दोबारा पढ़ना। कुछ चीज़ें आज क्लियर होगी, कुछ चीज़ें 1-2 दिन बाद और क्लियर हो जाएगी। क्योंकि बेटा जैसे जैसे 2-3 दिन अपना मैटर इकट्ठा होता जाएगा ना, वैसे वैसे चीज़ें कोरिलेट होती जाएंगी, तो चीज़ें अपने आप आपको समझ में आने लगेगी कि क्या कैसे हो रहा है। तो बेटा कल वाले एग्जाम्पल्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो अपन ने बात की थी लास्ट क्लास के। मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको HNO3 जिनके निकालने की बात की थी, ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज के बाद अपन ने बात की थी यूरिया NH2CONH2, और इसके बाद बात की थी बेटा अपन ने सुक्रोज C12H22O11। इन 4 की बात की थी। इनको 1 बाय 1 अपन डिस्कस कर रहे हैं क्या क्या है। बेटा HNO3 की बात करें, एक हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, प्लस एक नाइट्रोजन, एक का होता है 14, प्लस 3 ऑक्सीजन, एक का होता है 16। तो बेटा इस तरीके से अपन देखें तो 1 प्लस 14 प्लस 48, तो यहां से अपन ने चेक किया इसका कितना आ जाएगा 63। चेक करो देखे सही है क्या। 1 और 14 15, 15 48 63। डन। फिर देखते हैं अपन ग्लूकोज। इसको कल मैंने आपको बता दिया था, अपन क्या बोलते हैं इसको, ग्लूकोज। इसको बोलते हैं बेटा यूरिया। ये नाम भी याद होने चाहिए आपको, जरूरी नहीं है हर बार आपको ये इनका जो सूत्र है वो लिख के दे। हो सकता है आपको डायरेक्ट बोल दे ग्लूकोज का सही अणुभार है, या जैसे यूरिया का सही अणुभार है, या सुक्रोज का सही अणुभार है। ठीक है। और सुक्रोज के लिए मैंने आपको बता दिया है, इसे शर्करा भी बोलते हैं। समझ में आ गई बात बेटा। तो इनको एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूं, फिर आप लोग चेक भी कीजिएगा किसका आंसर सही आ रहा है किसका गलत आ रहा है। ग्लूकोज की बात करें बेटा, 6 कार्बन है, 1 का 12 हाइड्रोजन है, 1 का 1, 6 ऑक्सीजन है, 1 का 16। सही बात है। 6 कार्बन, 1 का 12 हाइड्रोजन, 1 का 1, 6 ऑक्सीजन, 1 का 16। तो बेटा यहां से 72 प्लस 12 प्लस 96, इसको अपन ऐड करेंगे तो कितना आएगा 180 आ रहा है क्या। चेक करो देखे एक बार। 2 और 2 4, 4 और 6 10, 0, 1 कैरी, 8 1 9 9 9 18। करेक्ट है। अब इसका अपन देखते हैं यूरिया का। 1 नाइट्रोजन, 1 का 14 होता है, 2 हाइड्रोजन, 1 का 1 होता है, 1 कार्बन, 1 का 12 होता है, 1 ऑक्सीजन, 1 का 16 होता है, अगेन 1 नाइट्रोजन, 1 का 14 होता है, 2 हाइड्रोजन, 1 का 1 होता है। यहाँ से चेक करें तो 14 और 2 16, 16 और 12 28, 28 और 16 44, 44 और 14 58, 58 और 2 आपका कितना हो गया 60। कैलकुलेशन वगैरह एक बार आप चेक कर लीजिएगा। सुक्रोज की बात करें, 12 कार्बन, 1 का 12, 22 हाइड्रोजन, 1 का 1, 11 ऑक्सीजन, 1 का 16। डन। तो यहाँ से अपन चेक करें तो ये तो आएगा 144, ये आएगा 22, ये आएगा आपका 176। चेक करो देखिए सही है क्या। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, तो 12 12 44 होता है, ये 22 आ गया। यहाँ से देखें अपन तो ये 176 आ गया। इनको सबको ऐड करें तो 342 आना चाहिए। चेक करो देखे सही है क्या। 4 और 2 6, 6 और 6 12, कैरी 1, 5 और 2 7, 7 7 14, कैरी 1,
1 1 2 और 1 3 करेक्ट है। समझ में आ गई बात? इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बोलिएगा। चलूं आगे। तो अपन ने 4 एग्जाम्पल जो दिए थे उनको डिस्कस कर लिया है, कौन कौन से आपको बताए थे। धीरे धीरे आपको ये क्लियर भी हो गया होगा कि हम अणु भार कैसे निकालते हैं। बेटा परमाणु भार परमाणुओं का निकलता है, अणु भार अणु का निकलेगा। बेटा परमाणु भार को परमाणु द्रव्यमान भी कहा हुआ है कई जगह, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अणु भार को आणविक द्रव्यमान भी कहते हैं। जो अपन ये निकाल रहे हैं 63 आया, 180 आया, 60 आया, 342 आया, इनको अणु भार भी बोल सकते हो, आणविक द्रव्यमान भी बोल सकते हो और मोलर द्रव्यमान भी बोल सकते हो। ये सभी के नाम से इनको कॉल किया जाता है। क्लियर है बेटा? एक दो एग्जाम्पल अपन और देख लेते हैं थोड़े बड़े बड़े, जिससे अपना कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि अपन अणु भार या आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्या क्या नाम हुए इनके? अणु भार या आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसको रफ करूं बेटा, इसको रफ करते हैं, फिर आगे कुछ एग्जांपल्स के और देखते हैं अपन कि कैसे निकाल रहे हैं। देखो बेटा एक बड़ा सा एग्जांपल, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O। अब इसका अपन को चेक करना है कि इसका कितना आ रहा है, तो धीरे धीरे देखते हैं। बेटा डॉट का मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, कंप्लीट एक फॉर्मूला है जो द्विक लवण के लिए बोला जाता है। ये अपन आगे देखेंगे कि जल योजित द्विक लवण क्या है, ये सब आगे आएंगे। अभी अपन को इससे डरना नहीं है कि सर ये इतना बड़ा है क्या करना है। बेटा ये कंप्लीट एक ही है, अपन को बस धीरे से पेशेंस रखते हुए इसका अणु भार या आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान कैलकुलेट करना है। तो देखो बेटा पोटेशियम कितने हैं? 2 हैं, करेक्ट। एक का कितना होता है? 39 होता है, अपन ने प्रीवियस क्लास में देखा था। सल्फर 1 है, एक का कितना होता है? 32 होता है। ऑक्सीजन 4 है, एक का कितना होता है? 16 होता है। 2 एल्यूमिनियम है, एक का कितना होता है? 27 होता है। SO4 की बात कर रहे हैं अपन, देखो 3 है कंप्लीट, और कितना कितना है देखो, सल्फर का 32 और 4 ऑक्सीजन है, तो 16 चौको कितने हो गए? 64 प्लस 24। जल का आपको पता है कितना होता है? 18 होता है। देखो देखिए कैलकुलेशन समझ में आ रही है क्या? एक बार दोबारा समझा रहा हूं। 2 पोटेशियम है, एक का 39। SO4 की बात करें बेटा तो इसमें सल्फर 1 है, एक का 32, ऑक्सीजन 4 है, एक का 16। यहां तक क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। 2 एल्यूमिनियम है, एक का 27 होता है। इसको देखो SO4 को, 32 तो किसका है? सल्फर का। 4 ऑक्सीजन का कितना होगा? 16 × 4, 16 × 4 64। दोनों को ऐड करेंगे तो SO4 का आएगा। कितने SO4 हैं? 3। समझ में आ गई बात? H2O, एक H2O का कितना होता है? 18। 2 और 16 18। कितने H2O हैं? 24। समझ में आ गई बात? इसको अपन कैलकुलेट करते हैं, देखिए कितना आता है। तो ये आ जाएगा आपका 78, ये आएगा आपका 32, ये आएगा आपका 64, ये आएगा आपका 54। ये बेटा कितना होगा? 32 और 64 96। डन बेटा, 96 आएगा ये। तो ये आ गया आपका 3 × 96 प्लस ये 24 × 18। तो इसको थोड़ा सा अपन सॉल्व कर लें तो 18 चौक 72, 7 कैरी आ गई हासिल, और 18 दूना 36, 36 और 7 43।
अब इसको ऐड करके देखते हैं थोड़ा सा। बेटा 78 और 32, या इन चारों को एक साथ कैलकुलेट कर लूँ। 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18, हासिल लगी 1, 8 और 3 11, 11 और 6 17, 17 और 5 22, ये आ गया। और यहाँ से देखें 6 3 18, हासिल लगी 1, 9 3 27 और 1 28। और यहाँ से देखें 432, इनको ऐड करके देखें 8 8 16 और 2 18, हासिल लगी 1, 3 और 8 11 और 3 14, हासिल लगी 1, 4 4 8 और 1 9। तो बेटा ये जो अपने पास था K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O, इसका आएगा अपने पास 948। क्या है ये? अणुभार बोलो या आणविक द्रव्यमान बोलो या मोलर द्रव्यमान बोलो, बेटा ये सारी बातें एक ही है। ये क्वेश्चन करने के बाद आपको थोड़ा अच्छा भी लगा होगा, फीलिंग आई होगी कि हाँ भाई सॉल्व हो रहा है। तो अपन को अब परमाणु, परमाणु भार, अणु, अणु भार, ये फंडा क्लियर हो गया है। इसका जनरली आपके पास माइनर में मान लो क्वेश्चन मिलता है कि अणु भार ज्ञात करो या मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो या आणविक द्रव्यमान ज्ञात करो। तो बेटा इन सबकी एक ही बात है, अपन को घबराना नहीं है कि ये पूछ क्या रहा है। चाहे अणु भार बोले, चाहे आणविक द्रव्यमान बोले, चाहे मोलर द्रव्यमान बोले, ये तीनों एक ही बात है। एक बड़े क्वेश्चन से मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया कैसे है। बस बेटा यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, अपना केमिस्ट्री का काम था, बाकी ये सारा मैथ्स और कैलकुलेशन का काम है। इज इट क्लियर? चलूँ आगे, एक दो एग्जाम्पल और आपको करवा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। नोट करना है तो देख लो। करूँ रफ? ओके। इसके बाद बेटा एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं अपन कि कैसे कैसे क्या सॉल्व हो रहे हैं। बेटा अपन को निकालना है CaCO3 का। अपन को जैसे एग्जाम्पल दे दिया K4FeCN6। आप इस पे नहीं जाए कि सर ये है क्या, ये हमको कब पढ़ने को मिलेगा। बेटा ये आगे की बातें हैं, अभी अपन को केवल बस अपना अणुभार हुआ, आणविक द्रव्यमान हुआ, मोलर द्रव्यमान हुआ, इनकी बात करनी है। तो बेटा इसके लिए देखें अपन, कैल्शियम कितना है 1, एक का कितना होता है बेटा 40, अपन ने बात की थी। कार्बन कितना है 1, एक का कितना होता है बेटा 12। ऑक्सीजन कितने हैं 3, एक का कितना होता है 16। बेटा इसको देखे चेक करते हैं, ये 40 प्लस 12 प्लस 48, तो बेटा यहाँ से कैलकुलेट किया ये 100 आया। डन बेटा। अब इसका चेक करते हैं अपन K4FeCN6, 4 पोटेशियम है, एक का बेटा 39 है। उसके बाद अपन अंदर चले, एक Fe है, एक का बेटा 56 है। उसके बाद बेटा अंदर चले, 6 Cn है, C और N। बेटा C और N का यदि अपन चेक करें तो देखिएगा, कार्बन का तो होता है 12, नाइट्रोजन का होता है 14। तो बेटा यहाँ से देखें अपन कितना आएगा, 9 चौक 36, 3 आया, 4 3 12 और 3 15। तो ये 156 हो गया, ये 56 हो गया। और बेटा इसका देखें 12 और 14, तो ये 6 गुणा, बेटा ये आएगा आपके पास 26 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखें 156 प्लस 56 प्लस 6 6 36, हासिल लगी 3, 6 दूना 12 और 3 15। डन बेटा। अब इसको अपन देखो चेक करते हैं कितना कितना हो रहा है। तो 6 और 6 12 और 6 18, ठीक है, हासिल लगी 1, तो ये 6 हो गया, 6 5 11, 5 16, हासिल लगी 1 2 3, 368 आना चाहिए। तो ये तो अपना हो गया CaCO3 जिसका 100, ये अपना हो गया K4FeCN6 जिसका अणु भार बोल सकते हैं हम, या आणविक द्रव्यमान बोल सकते हैं हम, या मोलर द्रव्यमान बोल सकते हैं हम। बेटा वो कितना आएगा अपने पास 368 आएगा। समझ में आती है बात? चलूं आगे। ओके, एक बार ये देख लीजिए आप,
समझ में आ गया? इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम कि कैसे सॉल्व हो रहा है? सिंपल है कि जो भी आपको परमाणु दिया हुआ है उन सभी के परमाणु भारों को लिखना है, कितनी कितनी संख्या है वो लिखनी है, और उसके बाद अपन को सॉल्व करना है। इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पक्का? चलें आगे। ठीक, तो अब कुछ एक एग्जांपल और देखते हैं इसके, या इनफ है इतने? इनफ है? चलूं आगे। तो बेटा अपन ने परमाणु, परमाणु भार, सापेक्षिक परमाणु भार, परमाणु भार के कुछ क्वेश्चंस, अणु भार, इनकी बात कर ली थी। अब अपन आगे आगे चल रहे हैं। बेटा परमाणु भार में ही एक टर्म और आती है, औसत परमाणु भार। उसको भी साथ साथ देख लेते हैं अपन कि क्या फॉर्मूला है, सॉल्व कैसे हो रहा है। ठीक है, कि औसत परमाणु भार को सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट अपना इसमें टॉपिक आ गया औसत परमाणु भार। बेटा औसत परमाणु भार किसके लिए लागू होता है, या ये टॉपिक हमें क्यों पढ़ने की जरूरत पड़ रही है, इसकी बात करते हैं। बेटा एक टर्म आएगी आगे अपने पास, समस्थानिक। 10th में भी आपने पढ़ा होगा समस्थानिक, जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है पर द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। तो उनके लिए आता है अपने पास काम में औसत परमाणु भार। तो अपन ने ये लिख दिया है समस्थानिकों के लिए लागू। डन बेटा, इसको चेक करें। तो इसका बेटा अपने पास सिंपल सा फॉर्मूला है जो अपन को याद रखना है। औसत परमाणु भार इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 एंड सो ऑन। बेटा कितने भी हो सकते हैं, अपॉन x1 प्लस x2 एंड सो ऑन। समझ में आती है बात? अब सर इनके नोटेशंस कहाँ कहाँ, m का मतलब क्या है, x का मतलब क्या है, इनकी बात कर लेते हैं, जिससे फिर अपन डायरेक्ट क्वेश्चंस में इन्हें इंप्लीमेंट करेंगे, जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेटा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, याद रखें, इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन बहुत बार बन जाता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में ही अपना क्या हो गया, MTR। और MTR आपको पता है, MTR का मतलब मुझे तो रटो या मैं तुम्हें रटूंगा। तो बेटा अब इसमें देखते हैं, जहां M तो क्या हो जाएगा बेटा आपका, जो भी समस्थानिक बात कर रहे हैं, समस्थानिक का परमाणु भार। समस्थानिक का परमाणु भार बोल सकते हैं या परमाणु द्रव्यमान बोल सकते हैं बेटा, एक ही बात है। x क्या है, समस्थानिकों की सापेक्षिक लब्धि। समस्थानिकों की सापेक्षिक लब्धि। बेटा एक क्वेश्चन में अपन को गिवन होगा, बेटा सापेक्षिक लब्धि बोले या प्रतिशत मात्रा बोले, कि सर ये सापेक्षिक लब्धि तो अजीब सा वर्ड है, या प्रतिशत मात्रा। बेटा दोनों का एक ही मतलब है। तो समस्थानिक का परमाणु भार हो गया m, x हो गया समस्थानिकों की सापेक्षिक लब्धि या प्रतिशत मात्रा। बेटा ये क्वेश्चन में डिपेंड करेगा कि आपको दो समस्थानिकों के लिए बात कर रहा है या दो से ज्यादा, जितने भी होंगे वहां तक अपन इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो एक बार आप इसको देखो, फिर मैं आपको इसका एक क्वेश्चन लिखवाता हूं। चलें बेटा आगे। ओके, देखिएगा बेटा क्वेश्चन।
बेटा क्लोरीन के दो समस्थानिक Cl35 व Cl37 की प्रतिशत मात्रा, बेटा प्रतिशत मात्रा बोलूं या सापेक्षिक लब्धि बोलूं, एक ही बात है, कि प्रतिशत मात्रा क्रमशः 25% तथा 75% है, तब औसत परमाणु भार की गणना कीजिए। बेटा ये प्रतिशत मात्रा का मतलब कि Cl35 वाला जो है वो तो हमको मान लीजिए 25% मिल रहा है, Cl37 वाला जो है वो हमको 75% मिल रहा है। तो अब क्लोरीन जो है उसका परमाणु क्रमांक तो 7 है, मैंने आपको बताया समस्थानिक का मतलब परमाणु क्रमांक तो समान रहता है परंतु उनका परमाणु भार अलग अलग होता है। तो क्लोरीन के 3 समस्थानिक हम जनरली पढ़ते हैं कि भाई Cl35 हो गया, Cl37 हो गया, Cl38 हो गया, बट यहाँ पे 2 की बात की है, Cl35 और Cl37। इनके परसेंट अमाउंट कितना है, 25% तो Cl35 का है और 75% Cl37 का है। तो इसके अकॉर्डिंग हमको इनकी प्रतिशत मात्रा निकालनी है, अर्थात औसत परमाणु भार कितना है इसके अकॉर्डिंग। समझ में आती है बात? तो बेटा मैं औसत परमाणु भार का फॉर्मूला लगाता हूं जो अभी अपन ने पढ़ा। औसत परमाणु भार इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 अपॉन x1 प्लस x2। यहाँ से बेटा अपन सॉल्व करें तो हम इनको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिसाइड कर दें। तो बेटा अपन ने ये बोल दिया है m1 क्या है, m2 क्या है, तो मैंने बोल दिया m1 तो है आपका 35, m2 है आपका 37, x1 है बेटा आपका 25%, x2 है बेटा आपका 75%। समझ में आती है बात? तो मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करूं। बेटा थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग लगाना होगा, या तो आप x1 को 25 और x2 को 75 रखो बेटा, बिकॉज ये परसेंटेज है तो हम हमारी कैलकुलेशन इजी करने के लिए इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं। कैसे? 25% का मतलब 1, 75% का मतलब 3, कि यदि टोटल भाग 4 है तो उसमें एक भाग तो x1 है और 3 भाग क्या है बेटा, x2 है। इससे होगा क्या, आंसर आप 25 रखोगे x1, x2 75 रखोगे तब भी आएगा, लेकिन बेटा 1 और 3 रखने से हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी होगी। समझ में आती है बात? तो देखते हैं बेटा इसको, यदि मैं इसकी वैल्यूज रखूं तो 35 इंटू 1 प्लस 37 इंटू 3 अपॉन 1 प्लस 3। तो बेटा यहां से देखा ये 35 प्लस 7 कितना होगा, 1 1 11 होगा क्या, 7 तिया 21, 3 तिया 9 और 2 11। ठीक है बेटा, ये आ गया यहाँ पे बटा 4। तो यहाँ से अपन ने देखा ये कितना आएगा बेटा 146 बटा 4, तो ये 4 ती 12, 2 इधर गया 26, तो 4 अट्ठे 24, 4 पंजे 20। सही है क्या? देखो कैलकुलेशन चेक करो एक बार, 4 ती 12, 2 इधर गया 26, 4 6 24, 4 पंजे 20। देखो देखे सही है क्या? तो अपने को जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका औसत परमाणु भार कितना आना चाहिए बेटा, 36.5 आना चाहिए। एक बार चेक करो सही है क्या, फिर आगे बात करते हैं अपन।
चलें बेटा आगे। इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम कि कैसे सॉल्व हो रहा है? सिंपल सी कैलकुलेशन है बेटा। क्वेश्चन आपको गिवन है, क्लोरीन के दो समस्थानिक Cl35 Cl37 की प्रतिशत मात्रा क्रमशः 25% तथा 75% है, तब औसत परमाणु भार की गणना कीजिए। हमें पता है औसत परमाणु भार का फॉर्मूला m1x1 प्लस m2x2 अपॉन x1 प्लस x2। यहाँ पे अपन ने इनकी वैल्यूज रखी। इसमें आपको एक चीज पता होनी चाहिए, यदि आपने x1 25 और x2 75 लिखा तो आंसर यही आना है, बट होगा क्या, थोड़ी सी कैलकुलेशन अपनी लंबी हो जाएगी। तो अपन ने अपने इजी वे के लिए क्या किया है, इसको अपन ने आपस में कट करके सिंपल वे में लिख लिया कि ये 1 अनुपात है तो ये 3 अनुपात है। इज इट क्लियर? समझ में आ गई बात? चलूं आगे। तो अब इसके अपन एक आध क्वेश्चन और देखते हैं जिससे थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन अपन से पूछे जाते हैं। बेटा नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। अपन को बोला है बोरोन के दो समस्थानिक B10 तथा B11 के लिए औसत परमाणु भार 10.8 है, तो भारी वाले समस्थानिक की प्रतिशत लब्धि, बेटा प्रतिशत लब्धि बोलूं या मात्रा बोलूं एक ही बात होगी, प्रतिशत लब्धि क्या होगी? डन बेटा। तो इसकी बात करते हैं अपन कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखिएगा बेटा, इसमें हमको फॉर्मूला पता है, औसत परमाणु भार इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 अपॉन x1 प्लस x2। बेटा इसमें m1 कितना है आपके पास 10, m2 कितना है बेटा 11। प्रतिशत लब्धि बेटा अपन को पता नहीं है, तो अपन इसको बेटा x1 x2 मान के चलते हैं, x1 x2। औसत परमाणु भार बेटा अपन को 10.8 गिवन है। बेटा याद रखें इसमें पूछा है, डायरेक्ट आप किसी का भी नहीं बोल सकते हो कि सर x1 का आंसर है या x2 है। पूछा क्या है इसने, भारी वाला समस्थानिक। बेटा तो भारी वाला समस्थानिक कौन सा होगा, जिसका परमाणु भार ज्यादा हो। इसका परमाणु भार 10 है, इसका परमाणु भार 11 है, तो इन दोनों में भारी वाला कौन होगा बेटा, ये वाला होगा। इसका मतलब भारी वाला ये है, हमने लिख दिया भारी। भारी क्यों है, क्योंकि इसका परमाणु भार ज्यादा है। समझ में आ गया बात? तो इसका मतलब बेटा वो x2 हमसे पूछना चाह रहा है। समझ में आती है बात? तो इसको बेटा मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। देखें 10.8 इज इक्वल टू 10x1 प्लस 11x2 अपॉन x1 प्लस x2। समझ में आती है क्या बात बेटा? तो अब बेटा इसको सॉल्व करने का कई तरीका है, या तो आप x1 और x2 मान के भी सॉल्व कर सकते हो, ये मेथड पे डिपेंड करेगा। या बेटा हमको पता है टोटल 100% है, तो 100% में यदि ये x है तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा बेटा, 100 माइनस x हो जाएगा। समझ में आती है बात? तो बेटा यहाँ से आप इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं अपन लोग। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया 10.8 x1 प्लस
10.8x2 इज इक्वल टू 10x1 प्लस 11x2। समझ में आती है बात? अब बेटा इस 10 को इधर लेके आता हूँ, x1 को कलेक्ट करता हूँ एक जगह। तो बेटा देखिएगा 10.8x1 माइनस 10x1 इज इक्वल टू 11x2। बेटा 10.8x2 उधर गया, 10.8x2। तो बेटा यहाँ पे देखा अपन ने कितना आया, 0.8x1 इज इक्वल टू, ये कितना आएगा 0.2x2। बेटा इसको थोड़ा सा यदि अपन सही रेशियो में अरेंज करें तो x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू, x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू 0.2 अपॉन 0.8। ये कितना आएगा बेटा 1/4। समझ में आती है बात बेटा? इसको आगे सॉल्व करता हूं, ये रफ कर रहा हूं। बेटा इसको सॉल्व कर रहे हैं, x1 अपॉन x2 आ गया, तो x1 का मतलब x1 कैपिटल वाला था, तो मैं ये बोल सकता हूं x1 क्या होगा आपका, इसका 1 भाग है, इसका 4 भाग है, तो मैं बोल सकता हूं परसेंट x1 1/1 प्लस 4 इंटू 100। परसेंट निकालने के लिए इंटू 100 करते हैं, तो 1/5 इंटू 100 कितना आएगा, 20% आएगा। x2 के परसेंट की बात करूं, 4, x2 का कितना है 4 है, 4/1 प्लस 4, तो इंटू 100 भी करना है ना, परसेंट निकालना है तो इंटू 100। तो बेटा आपका हो गया 4/5 इंटू 100। इसको सॉल्व किया तो कितना आएगा बेटा, ये 20 और 4 80%। समझ में आ गई बात? बेटा अपन से पूछा क्या था इसने हमसे पूछा था भारी वाले समस्थानिक की प्रतिशत लब्धि। भारी वाला कौन होगा बेटा, x2 होगा। ये भारी वाला समस्थानिक है, तो हमने लिख दिया भारी समस्थानिक। भारी समस्थानिक कौन है, B11। कैसे पता लगा, इसका परमाणु भार ज्यादा है, कि प्रतिशत मात्रा कितनी है बेटा अपने पास, इसकी प्रतिशत मात्रा आई 80%। ये आपका आंसर होगा। तो बेटा आपको इससे दोनों भी पूछ सकता है कि दोनों की कितनी कितनी है, एक की 20% है तो दूसरे की 80% है, और आपसे भारी वाले समस्थानिक की पूछे तो 80% है, हल्के वाले समस्थानिक की पूछे तो 20% है। क्लियर है बात? समझ में आई बात? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस बेटा पूछ लिए जाते हैं, इस चीज का खास ध्यान रखें। समझ में आ गई बात? अब इस पे MTR मत लगा लेना, ये याद नहीं करना है, इसका कॉन्सेप्ट समझना है। आया थोड़ा थोड़ा समझ में? और देखें आगे, चलते हैं आगे देखें। नोट करना है नोट कर लो, नहीं तो फिर रफ करता हूं। चलें बेटा आगे। अब बेटा अपन कुछ परसेंटेज निकालने वाले क्वेश्चंस करेंगे कि परसेंटेज कैसे निकाले जाते हैं, उससे डिपेंडेंट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। देखते हैं एक बार 1 बाय 1।
बेटा परसेंटेज निकालने वाले कि जैसे आपको मान लीजिए कोई अणु दे दिया या कोई यौगिक दे दिया, उस यौगिक में किसी पर्टिकुलर परमाणु का प्रतिशत पूछ लिया कि इसका प्रतिशत कितना है। जैसे मान लीजिए अपन एक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, मैं एक जनरल कॉन्सेप्ट ले लेता हूं। मैंने बोला AB का आणविक द्रव्यमान, तो आप बेटा AB का आणविक द्रव्यमान कैसे बताएंगे? A का परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान, प्लस B का परमाणु द्रव्यमान। समझना बेटा, AB तो पूरा अणु है इसलिए आणविक द्रव्यमान लिखा, लेकिन AB में A एक परमाणु है, B एक परमाणु है। समझ में आ गई बात? तो AB का आणविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? आणविक द्रव्यमान का मतलब बेटा अणु भार की बात कर रहा हूं मैं या मोलर द्रव्यमान की बात कर रहा हूं। तो इसका अपन को समझ में आया कि A का परमाणु द्रव्यमान प्लस B का परमाणु द्रव्यमान। समझ में आती है बात? अब मान लीजिए मैं AB में केवल A का प्रतिशत पूछ लूं या केवल B का प्रतिशत भार पूछ लूं, तो कैसे कैलकुलेट होगा उसकी बात कर रहे हैं। तो इसको देखते हैं बेटा अपन। जैसे मैंने इसमें बोल दिया A का द्रव्यमान प्रतिशत, तो आप क्या लिखोगे बेटा? वही बेसिक मैथमेटिक्स यूज कर रहा हूं। A का द्रव्यमान बटा AB का द्रव्यमान इंटू 100। ऐसे ही बेटा B का पूछ लिया, B का द्रव्यमान प्रतिशत, तो आपने क्या बताया? B का द्रव्यमान बटा AB का द्रव्यमान इंटू 100। समझ में आ गई बात? ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि आपको कोई भी यौगिक दे दे, उसमें किसी भी परमाणु का द्रव्यमान प्रतिशत पूछ ले या भार प्रतिशत बोल दे, तो हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। समझ में आती है बात? रफ करूं, इस पे एक दो क्वेश्चन देखते हैं अपन। करूं रफ? ओके। बेटा देखो, आपको बोला यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बेटा अपन किसकी बात कर रहे हैं? द्रव्यमान प्रतिशत की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटा आपको इसमें यूरिया का प्रतिशत पता होना चाहिए कि यूरिया टोटल कितना है, उसका सूत्र क्या होता है। प्रतिशत मतलब इधर अपन बात कर रहे हैं यूरिया होता क्या है, इसका सूत्र क्या है। तो बेटा यूरिया की बात करूं मैं, आपने बोला यूरिया का मतलब है NH2CO NH2। बेटा इसको कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, इसको कई बार ऐसे भी लिख देते हैं NH2 ट्वाइस CO। भाई NH2 कितनी बार है? 2 बार है, साथ में CO आ गया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? अब बेटा अपन इसमें जैसे अपन ने AB बात की थी, तो ये पूरा तो एक अणु हो गया और इसमें केवल किसका पूछ रहा है? नाइट्रोजन का पूछ रहा है। तो बेटा इसमें नाइट्रोजन कितना है पहले तो ये देख लेते हैं। यूरिया का कुल का आणविक द्रव्यमान कितना है वो पता होना चाहिए। तो हमने बोला यूरिया का आणविक द्रव्यमान, तो आपने यूरिया का आणविक द्रव्यमान कितना बताया? अपन अभी पहले सॉल्व करके आए थे 60, याद आ गया होगा।
आणविक द्रव्यमान का मतलब वही अणु भार या मोलर द्रव्यमान की बात कर रहे हैं हम। तो देखिए बेटा, इसका अपन ने निकालना सीखा था 14 + 2। कैसे? क्योंकि एक हाइड्रोजन, उसके अकॉर्डिंग कार्बन 1 12, एक ऑक्सीजन 16, एक नाइट्रोजन 14, 2 हाइड्रोजन 1, तो कितना आएगा बेटा? 60 आएगा। 14 और 2 16, 16 और 12 16 16 32, 32 और 12 आपके 44, 44 14 58 और 2 60। तो अब इसमें अपन ने बात किया परसेंट नाइट्रोजन, तो क्या बोलोगे आप? नाइट्रोजन का द्रव्यमान बटा यूरिया कंप्लीट, यूरिया का द्रव्यमान इंटू 100। समझ में आ गई बात बेटा? तो इसको अपन ने क्या बोला? नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना है बेटा? 2 नाइट्रोजन है, 2 है ना नाइट्रोजन, तो अपन ने बोला 2 × 14 अपॉन टोटल कितना है? 60 × 100। तो यहां से कितना आया? 28/60 × 100। 0 से 0 कैंसिल आउट। बाकी आप सॉल्व करो इसको, देखिए कितना आता है। तो बेटा ये आ जाएगा आपका 280/6 हो गया। तो 6 चौक तो 24, 40, 6 × 36, 46.6% आएगा। समझ में आ गई बात बेटा? तो इसका ये तरीके से अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किया। जो अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किया, इसके आधार पे अपन एक नया फॉर्मूला भी बना सकते हैं बेटा। नया फॉर्मूला कैसे बनाएंगे इसकी बात करते हैं। पहले मैं ये रफ कर देता हूं, एक बार रफ करूं बेटा, ये क्लियर है? देखिएगा बेटा, जो ये अपन ने सॉल्व किया, ए बी का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना, इसका दूसरा फॉर्मूला तत्व का प्रतिशत संगठन। बेटा इससे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि जैसे अपन अपने परसेंटेज ही निकालते हैं। मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके 10th में 6 सब्जेक्ट हैं, मान लीजिए क्या होते हैं? सोशल साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, जो भी है आपके पास। तो अब मान लीजिए आपको परसेंटेज निकालना है, उसमें मैथ्स का मेरा कितना परसेंट आया, तो आप क्या बोलते हो? मैथ के खुद के नंबर जो आपको मार्क्स आए अपॉन टोटल मार्क्स जो आपके आए इंटू 100, ऐसे ही तो निकालते हो आप बेटा। वैसे ही जैसे अभी अपन ने यूरिया देखा, तो यूरिया तो आपके सारे सब्जेक्ट है जिसमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब है। आपको निकालना क्या है? केवल नाइट्रोजन का परसेंट। तो आपने क्या बोला? नाइट्रोजन का खुद का अमाउंट जितना है अपॉन टोटल अमाउंट जितना है इंटू 100। सिंपल सा है बेटा। तो ऐसे ही अपन ने बात की है तत्व का प्रतिशत संगठन। तो अपन ये बोल सकते हैं जो भी अपन को तत्व है, यौगिक है, उसमें तत्व का कितना परसेंट है, उसके लिए हमने नया टॉपिक बना दिया तत्व का प्रतिशत संगठन की गणना। तो हमने बेटा क्या बोला? तत्व या परमाणु का प्रतिशत, जितना भी प्रतिशत है, इज इक्वल टू, अब बेटा जिसकी भी अपन बात कर रहे हैं परमाणु की, वो कितने परमाणु है वो भी तो डिपेंड करेगा ना। तो अपन ने लिखा तत्वों की संख्या, कितनी संख्या है, इनटू उस तत्व के एक परमाणु का भार, तत्व के एक परमाणु का भार इंटू 100 बटे बेटा यहां पे ये ले लिया हमने यौगिक का अणुभार। ये भी अपना फॉर्मूला बन गया। डन बेटा। इस तरीके से भी अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलूं आगे। तो आपको जो पहले बताया ए बी का द्रव्यमान, उस तरीके से भी कर सकते हो।
इस तरीके से भी कर सकते हो, दोनों तरीके से ये सॉल्व होगा। इसमें अपन एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आप सॉल्व करोगे। चलें बेटा, इसमें तो देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, ग्लूकोज में कार्बन का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, बेटा जो आप क्वेश्चन बोल रहा हूं वो वेल नोन क्वेश्चन है और बहुत पूछा जाता है, तो थोड़ा सा उसका याद रखिएगा किस तरीके से हो रहा है। इंसुलिन के एक नमूने में सल्फर 3.4% उपस्थित है। बेटा इंसुलिन का कोई नमूना है, उसमें सल्फर 3.4% उपस्थित है, तब उस नमूने का न्यूनतम अणुभार ज्ञात कीजिए। इंसुलिन के एक नमूने में सल्फर 3.4% उपस्थित है, तब उस नमूने का न्यूनतम अणुभार ज्ञात कीजिए। बेटा ये दो क्वेश्चन है, दोनों अलग अलग टाइप के हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेटा एक तो इसमें ये याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चंस आपके असाइनमेंट के हैं, आपको असाइनमेंट में करना है। जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था प्रतिशत संगठन वाला, उसके बिहाव पे दोनों क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। यहाँ पे एक न्यूनतम टर्म आई है बेटा, तो ये एक इंडिकेशन देता है अपन को, ये एक इंडिकेशन देता है अपन को। इसकी बात अपन नेक्स्ट करेंगे, लेकिन ये आप नोट लगा के लिख लीजिएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जब भी प्रश्न में न्यूनतम अणुभार की बात की जाए, तब हम जो बेटा अभी अपन ने तत्वों की संख्या की बात की थी फॉर्मूले में, तत्वों की संख्या बराबर 1 मानते हैं। ये बेटा ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखेंगे। तो जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया उसमें वैल्यूज पुट करोगे, तत्वों की संख्या की जगह 1 मान लोगे। सल्फर का परमाणु भार आपको पता है 32 है, बाकी जैसे ही फॉर्मूलाज में बेटा आप वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। समझ में आती है क्या बात? एक बार ये नोट कर लो। आज अपन ने बेटा क्या क्या पढ़ लिया? जो अपना चैप्टर चल रहा था लास्ट क्लास तक अपन ने परमाणु भार अणुभार की बात की थी। उसके बाद बेटा अपन ने प्रतिशत संगठन निकालना सीखा कि प्रतिशत संगठन कैसे निकाला जाता है, किस तत्व का कितना प्रतिशत उपस्थित है, ये सारी चीजें अपन ने सीखी। औसत परमाणु भार अपन ने देखा। बेटा इसके बाद कल अपन अपना जो यौगिक और अणु है, अणु भार की बात, सापेक्षिक अणु भार की बात करेंगे, और उसके बाद अपन सीधा बेटा मोल के बारे में बात करेंगे कि मोल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मोल की जितनी भी बातें अपने पास रहेंगी, कल से अपना और इम्पोर्टेंट चालू होगा। तो यहाँ तक एक बार देख लेना, कोई भी दिक्कत आनी नहीं चाहिए। पहले प्रीवियस लेक्चर को देखा करो, उसके बाद इनके क्वेश्चंस को और इनकी थ्योरी को पढ़ा करो, जिससे थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। डन बेटा, पक्का? चलें, ओके। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल फिर अपन और बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है बेटा।